क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देख चुके पहले, अब इसका चैप्टर 1 कर लेते हैं। फिर चैप्टर 1 करके इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ये मैं सेंड कर दूंगा आज ही चाहे। फिर लगभग इसके सारे क्वेश्चंस यहीं से हो जाएंगे, ठीक। तो चैप्टर 1 में क्या क्या है वो अब हम देख लेते हैं डिटेल में। सब लोग भाई कनेक्टेड हैं? सागर, हाँ आकांक्षा, सर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली टर्म तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है। देखिए बच्चों, मैंने ये फिर भी ऐड इसलिए कर दिया, आप एक बार पढ़ लेना फिर भी बेहतर होता है। मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी देख के इसको रिवाइज कर सकते हैं। स्टिल एक बार टर्मिनोलॉजी पढ़नी चाहिए। मैंने मतलब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, मतलब जो मैंने हर चैप्टर का बहुत ब्रीफ डाला है, बहुत 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 ज्यादा शॉर्ट खुद से ही, ठीक है। अब इसको लाइन बाय लाइन तो नहीं कट कर सकता था, बहुत शॉर्ट है। मतलब बुक पढ़ेंगे लगभग 1000 से 1500 पेज की है, बहुत शानदार बुक है। किसी को नेटवर्क डिटेल में करनी हो तो फ्रोजन की, ठीक है। लेकिन हमारे पार्ट से जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ही इसके अंदर आपको मिल जाएगा, उतना ही काम। पहला चैप्टर लगभग फुल डिटेल में है, क्योंकि इसमें से आप देख रहे हैं क्वेश्चन सारे आ रहे हैं और फाउंडेशन यही है सब्जेक्ट की, ठीक। तो सबसे पहली चीज तो डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली हम कर ही क्या रहे हैं। तो मान लीजिए हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, तो सबसे पहली टर्म तो आपने लैन मैन वैन सुना होगा, है ना। लैन मैन वैन सबने पढ़ाई है, क्या होता है लैन, क्या होता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, पैन क्या होता है। लैन की फुल फॉर्म सबको पता है भाई, लोकल एरिया यस सर। नेटवर्क, है ना। नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब इसके एग्जांपल पूछ लेता है, जैसे विद इन द लोकल का मतलब क्या है, सेम एरिया में अगर काम कर रहे हैं। तो मतलब अगर हम डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं विद इन द सेम बिल्डिंग और सेम ज्योग्राफिकल एरिया, तो वहां पे हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, लैन का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब्स वगैरह में, साइबर कैफे में। अब देखिए लैन से कनेक्ट करके फायदा क्या होता है, नेटवर्क से कनेक्ट करके फायदा क्या हो रहा है। मान लो कंप्यूटर लैब में 100 सिस्टम रखे हुए हैं, बट हम 100 पे प्रिंटर नहीं रखते ना, प्रिंटर सर्वर रूम में रख दिया है, कब क्या कहीं एक जगह रख दिया। ऐसा ही आप साइबर कैफेज में पहले जाते थे तो वहां पे भी यही फैसिलिटी हमें मिलती थी। पहले तो इंटरनेट हमारे पास फोन, हर फोन में मौजूद नहीं होता था ना, तो हमें कुछ काम करना तो हम इंटरनेट कैफे जाते थे, वहां पे करते थे, है ना। तो वहां पे हम क्या करते थे, अच्छा। अब उसने अगर 10 सिस्टम रख भी रखे हैं तो सारे के सारे सिस्टम्स पे नेट नहीं अवेलेबल होता था। बट मान लीजिए आपको फॉर्म भरना है नेट का, गेट का, किसी चीज का, आप साइबर कैफे गए, फॉर्म भर रहे हैं आप, फॉर्म भर के आपको उसका प्रिंट भी लेके आना है। तो अब उसने मान लो पूरे साइबर कैफे में सिर्फ प्रिंटर अपने, मान लो जहां मेन काउंटर है उसका वहां पे रख रखा है, उसने लैन के थ्रू सारे सिस्टम कनेक्ट कर रखे हैं। आप कहीं से भी प्रिंट की कमांड देंगे वो वहां पे आ जाएगा। तो नेटवर्क से कनेक्ट करके हमारा बेसिकली फायदा क्या हो रहा था, हमारा फायदा ये हो रहा था कि हमें कॉस्ट बचेगी। कॉस्ट बचती कि नहीं भाई, हर यस सिस्टम सर। पे वो रखना वो ज्यादा कॉस्टली होता ना। प्लस हम फाइल्स को भी आपस में मूव कर सकते थे, शेयर कर सकते थे। तो नेटवर्क का बेसिकली काम यही है। अब जैसे मान लीजिए मुझे आपको अभी मेल भेजनी है, तो ये भी नेटवर्क के थ्रू जा रही है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट बीच में यूज होते हैं, कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है। जैसे आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो ईमेल के लिए प्रोटोकॉल यूज होती है सेंड करने के लिए एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट जब आप मेल डाउनलोड करते हैं, जैसे मैंने मेल आपको सेंड की, तो सेंड करने में एसएमटीपी यूज हो गई। इसमें भी कई प्रोसेस हैं कि मेरे सिस्टम से आपके सिस्टम पे पहुंचने के बीच में ये सर्वर पे गई, सर्वर से आपके सर्वर पे गई, आपके सर्वर से आपने डाउनलोड किया आपकी लोकल डिवाइस में। तो वो प्रोसेस है अलग अलग। तो एसएमटीपी कहाँ पे यूज होती है, डाउनलोड करने के लिए कौन सी यूज होती है, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, मतलब एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए चैप्टर का फंक्शन क्या है, मतलब या सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको एक कहानी याद रहेगी तो सब्जेक्ट आपको याद रहेगा डेफिनेटली। मतलब हम लैन वैन वैन, अगर मैं टॉपिक वाइज चीजें याद करना शुरू कर दोगे आप तो भूलना लाजमी है। लेकिन आप उसको कनेक्टेड करके करेंगे ना, कौन सी चीज का यूज कहाँ है, तो भूलना मतलब मुश्किल होगा, ठीक है। बट हर चीज के लिए मतलब जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक। शॉर्ट में मैं भी इसको भेज ही दूंगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा पहली बात, कि विद यस इन द सर। सेम बिल्डिंग, लाइक अब छोटे छोटे एग्जांपल मान लीजिए आपने स्कूल या सेम बिल्डिंग में आपने कनेक्ट कर दिया। अब वो सारे वायर से या वैसे कनेक्ट हो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए हम अलग अलग शहर में रह रहे हैं और वहां से वहां तक वायर बिछाएंगे, उसकी तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। तो लैन केबल कहाँ यूज हो रहा है, लोकल एरिया में। तो मतलब सेम ज्योग्राफिकल एरिया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, मान लो कि वी वांट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स इन द सेम स्कूल, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज, लैन मैन वैन पैन। तो आपको पता है फिर आंसर क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास हो गया मैन। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। पॉलिटियन एरिया नेटवर्क, इसका काम क्या है बच्चों, जैसे इसका एग्जांपल क्या है,
कोई बताएगा? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोर्ड की क्लासेस में टेलीफोन बहुत लाइन। आता है। टेलीफोन लाइन भी हो सकता है। इसका जो आपने बहुत ज्यादा एग्जांपल देखा होगा, केबल टीवी देखा होगा। ठीक है, बोर्ड में भी कई बार आता है क्वेश्चन। बच्चों, आपको सबके ही यहाँ पे अभी तो जैसे डिश टीवी वगैरह वैसा इंटरनेट कनेक्शन हो गया जो हम सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, है ना? जब हम जो स्टार प्लस ये सारे चैनल्स देख पा रहे हैं। पहले क्या होता था, एक एरिया में, और अब भी रहता है वो कई सिटीज में, कई छोटी जगह पे अब भी होगा मौजूद। लोग अब दोनों चीज यूज करते हैं, केबल टीवी भी लगवा लेते हैं या हम सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड है। क्या होता था, एक केबल ऑपरेटर होता था, मान लीजिए आप वहां से डिश ले रहे हैं, तो वो 200 रुपए 400 रुपए महीना जो भी चार्ज कर रहा है, वो वहां से जहां पे अपनी दुकान से आपके घर तक एक वायर बिछा देगा आपके सिस्टम तक। क्लियर हुई? हेलो? तो अब आपने जो भी अपना उससे कह दिया कि 300 रुपए महीना में जो जितने चैनल वो दे रहा है, तो वो सारे चैनल आप देख पाएंगे। तो केबल टीवी अब वो विद इन द सिटी काम करता था। मान लीजिए आपकी सिटी में पूरे में कई केबल टीवी ऑपरेटर हो सकते थे, एक या दो रहते ही थे हर सिटी में। तो उनसे आपने केबल का कनेक्शन ले रखा है, तो वो सेम बिल्डिंग में नहीं हुआ ना, उसका एरिया थोड़ा बड़ा हो गया। तो मैन जस्ट यही है। मैन में क्या है, आपके पास एरिया थोड़ा लैन की कंपैरेटिवली बड़ा हो गया। मतलब विद इन द सेम सिटी, या रेडियस इसकी आप कर लीजिए 5-10 किलोमीटर, विद इन सेम सिटी, मतलब 5-10 किलोमीटर। वो ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसे पूछते नहीं कि 5-10 किलोमीटर तक कौन काम कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैन का काम क्या है बेसिकली? यस सर। ठीक, इसके बाद आता है वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इंटरनेट। देखिए, हमें ग्लोबली सारे सिस्टम्स आपस में एक दूसरे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मान लीजिए मैं वीडियो कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ मेरी सिस्टर को, मान लीजिए वो किसी फॉरेन कंट्री में है, किसी और सिटी में, तो वो कनेक्ट हो पा रही है ना अभी। तो किस चीज के थ्रू कनेक्ट हो रही है? वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। तो इंटरनेट कैसे वर्क करता है वो तो सारा हम डिटेल में पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। बट अगर उसमें एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो किसका एग्जाम्पल है? वैन का एग्जाम्पल है। तो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जब हम, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में हम जो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं वो विद इन द सेम एरिया, यानी सेम स्कूल या बिल्डिंग सेम जगह पे काम कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन सेम है। मैन में क्या है, वो 5-10 किलोमीटर की रेडियस में है, थोड़ा मतलब इससे ज्यादा एक्सपेंशन है लैन से, मतलब इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। वैन क्या है? वर्ल्ड वाइड जो हम सारी चीजें, इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी जितनी भी डिवाइसेस हैं दुनिया में वो सब आपस में लिंक्ड है। लिंक्ड है किसके थ्रू? वाया इंटरनेट। ठीक है, हम कहीं भी किसी की भी चीज को किसी को भी भेज सकते हैं ना, किसके थ्रू भेज सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू। तो वैन समझ में आता है। वैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए आप ब्लूटूथ या हॉटस्पॉट वगैरह से चीजें कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक तरीके से? पर्सनल एरिया नेटवर्क का। फाइल्स तो हम इससे भी शेयर कर सकते हैं ना, निताश्री? क्लियर है ये बात? ठीक। तो ये तो मतलब बेसिक बात थी, अब इससे थोड़ा नेटवर्क तो समझ में आया होगा कि नेटवर्क का काम क्या है। फिलहाल डेटा कम्युनिकेशन क्या है, कि डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ये डिवाइस और ये डिवाइस आपस में कुछ डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो कुछ बच्चों टर्म क्या पूछ लेते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन में इनमें से कौन सा उसका एक पार्ट नहीं है, या कौन सी इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपको ये इन टर्म्स में भी याद रखना है। जैसे डेटा कम्युनिकेशन ये हो गया, ठीक। आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट ये तो देखो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। उसके कंपोनेंट, अब अगर हम कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट का मतलब होता है डेटा कम्युनिकेशन किस चीज से मिलके बना है। हेलो निताश्री, क्लियर हो रही है दोनों बातों में डिफरेंस क्या है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन? तो डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट अलग हैं, वो आगे पढ़ेंगे। ये डेटा कम्युनिकेशन की क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है डेटा कम्युनिकेशन का? मतलब हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं डिवाइसेस के बीच में, दो डिवाइसेस हो, तीन हो, चार हो, जिनके भी बीच में हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। इसके लिए फंडामेंटल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या है? अब देखिए, ये सिस्टम ए, ये बी और ये सी तीन नेटवर्क में है। ए बी को कुछ भेजना चाहता है, तो वो बी पे ही जाना चाहिए ना, सी पे नहीं जाना चाहिए ना। क्लियर हो रही है निताश्री? तो डिलीव अब अगर मान लीजिए मैं भेज रहा था बी को और पहुंच गया सी को, तो क्या डेटा कम्युनिकेशन सही से हो पाया? कि हमने इंफॉर्मेशन जो शेयर की वो सही तरीके से कर ली? तो यानी हमारा डेटा कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाया।
आपको ए अगर बी को भेजना चाहता था तो बी को ही जानी चाहिए। तो यानी उसको क्या फॉलो करनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, एक तो डिलीवरी सही जगह होनी चाहिए, करेक्ट डेस्टिनेशन पे। ये बात क्लियर है भाई सबको? बोलिए भाई, मिताश्री क्लियर है ये बात? यस सर। एक्यूरेसी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलती है? एक्यूरेसी। अब मान लीजिए ए ने बी को कुछ भेजा था, मान लीजिए 500 रुपीज ट्रांसफर किए या कुछ भी, या इन्फॉर्मेशन भेजी, मान लीजिए इसने कोई मैसेज लिख के भेजा। अब अगर वो मैसेज इसको पूरा नहीं गया या एक्यूरेट मैसेज नहीं गया, तो क्या हमारा डेटा कम्युनिकेशन सही हो पाया? नहीं हो पाया। तो हमारी नो दूसरी सर। चीज क्या फॉलो होनी चाहिए डेटा कम्युनिकेशन में? हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक्यूरेटली होना चाहिए। ठीक है। टाइमलीनेस, तीसरी चीज क्या है कि टाइमली डेटा डिलीवर होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने इसको मैसेज भेजा, वो जा रहा 2 घंटे बाद, तो क्या उस डेटा कम्युनिकेशन का कोई फायदा हो पाया? तो टाइमलीनेस भी इंपॉर्टेंट है डेटा कम्युनिकेशन में। इसीलिए तो बच्चा ऐसा होता है, मेल आप भेजते हैं तो जनरली तो जितना अपलोड होने में टाइम ले रहा है वो लेने के बाद इंस्टेंट हो जाती है, विद इन 1-2 सेकेंड, है ना? कभी कभी 2-4-5-10 सेकंड भी लग जाता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी लग जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा, अगर वो ज्यादा लंबा हो जाता है ना, तो आपके पास एरर मैसेज आ जाता है कि सर्वर इज टेकिंग टू लॉन्ग और समथिंग, और फिर वो मैसेज ड्रॉप हो जाता है आपके पास, मतलब डिली उसकी फेल हो गया, मैसेज डिलीवरी नहीं हो पाई, उसका मैसेज आपके पास आ जाता है। क्लियर हो रही है बच्चों बात? तो डेटा यस सर। कम्युनिकेशन जब अकर हो रहा है ना, तो वो टाइम कंस्ट्रेंट भी दिमाग में रखते हैं, अगर इतनी देर में नहीं हो पाया तो मैसेज को ही ड्रॉप कर देते हैं। क्लियर? अब ये टर्म जिटर, चौथी टर्म ये है बच्चों। इस जिटर की डेफिनेशन भी याद कर लेना, ठीक है? ये पूछ लेता और बिल्कुल सेम इसी जैसे, ये कैसे लाइन आ जाएगी? वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम इज नोन एज, नीचे 4 टर्म दे देगा, डिस्टॉर्शन, नॉइस, जिटर और कुछ और। तो वेरिएशन, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले तो टर्म समझिए। मान लीजिए बच्चों हम वीडियो कॉल करते हैं, जैसे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो होता क्या है, एक्चुअली में तो पैकेट्स ट्रांसफर हो रहा है ना, हमारी डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे पैकेट ट्रांसफर हो रहा है। अब मान लीजिए, या छोटा एग्जांपल आप लीजिए, मान लीजिए हम फोटो खींचते हैं तो हमें फोटो दिखती है। जब आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में असल में क्या हो रहा है, क्या होता है वीडियो में? हम जब वीडियो कैप्चर कर रहे होते हैं तो एक्चुअली फोटोज कैप्चर हो रहे होते हैं, बट मान लीजिए आपने देखा होगा 30 फ्रेम्स पर सेकेंड है ना, ये 60 फ्रेम पर सेकेंड है, 25 फ्रेम पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या है? 30 का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में वो आपकी फोटोज के 30 फ्रेम्स कैप्चर कर रहा है। कितने? 30। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? यस सर। अब मान लीजिए आपकी पर सेकंड 30 फ्रेम्स कैप्चर हो रहा है। अब तभी तो बच्चों, जब आप प्ले करते हैं ना इसको, जब आप वीडियो प्ले करते हैं, तो वीडियो प्लेयर में अगर आप नॉर्मल स्पीड में प्ले कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, जैसी रिकॉर्डिंग हुई थी वैसी प्ले होता है, तो हमको बिल्कुल नॉर्मल लगता है। जैसे हम वीडियोस देखते हैं, जनरली यस सर। नॉर्मल वीडियोस देखते हैं ना, तो जैसी वो शूट हुई होती है वैसी हमें वो दिखाई देती है। आप इसको स्पीड हाफ एक्स कर दीजिए, तो आपने शूट की थी 30 फ्रेम्स पर सेकंड, वो क्या कर देगा, आपको प्ले करते हुए 15 फ्रेम पर सेकंड दिखाएगा। तो जो आपने रिकॉर्ड 1 सेकंड में किया था वो आपको 2 सेकंड में प्ले होगा, तो आपकी स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी ना। 1/4 कर यस देंगे सर। तो वो क्या कर देगा, एक तरीके से 7.5 फ्रेम पर सेकंड चलाएगा। समझ में आ रही है? तो वो हमें क्या लगता है, यस सर। बच्चों आपने देखा होगा कई बार हम वीडियोस चलाते हैं, प्ले पॉज करके देखते रहो, या आपको कोई फोटो या स्क्रीनशॉट लेना होता है, प्ले पॉज कर लेते हैं ना, तो एक्चुअली में तो उसने हाँ सर। उस पर्टिकुलर मोमेंट का फोटो रोक लिया एक तरीके से, नहीं? यस ऐसे सर। ही हम 2x स्पीड पे कर देते हैं, तो वो मान लो 30 पे रिकॉर्ड हुई, वो 60 चलाने लगेगी, 120 चलाने लगेगी, तो वो स्पीड तभी वो जल्दी जल्दी भागता हुआ नजर आता है हमें। क्लियर हो रही है? तो यस अब सर। जेटर क्या है, मान लीजिए आपने पहला पैकेट आ रहा है मान लो 30 फ्रेम पर सेकंड, कोई आने लगा 40 पे, कोई आने लगा 15 पे, तो क्या मुझे वीडियो जो प्ले हो रही है वो क्या स्मूथ होगी? कभी कभी आप देखते हैं ना वीडियो कॉल चल रही है तो एकदम से या तो थोड़ा आगे बढ़ जाता है वो, या कभी कभी मतलब ब्लिंक हो जाता है, क्योंकि उस टाइम उसके पूरे फ्रेम नहीं आ पाए। तो जिटर का मतलब क्या है, पैकेट वेरिएशन जो हो रहा है ना पैकेट के अराइवल टाइम में, तो अराइवल टाइम में अगर वेरिएशन होगा तो क्या प्लेयर उसको प्ले कर पाएगा? मान लो आप नॉर्मल स्पीड पे कर रहे हो, उधर से 30 पे रिकॉर्ड हो रहा है, इधर 30 पे प्ले हो रहा है, बट 30 की जगह मान लो आ ही पाए 15 फ्रेम्स उस टाइम पे, तो क्या प्ले वो सही हो पाएगा? और अगले ही सेकंड मान नहीं लीजिए सर। 45 आ गए, तो उस टाइम पे वो तो उस सेकंड में 45 चला देगा। तो आपने कई बार ये महसूस किया होगा, वीडियो कॉल हम करते हैं तो कई बार एकदम मान लो अगर नेटवर्क उतने अच्छे नहीं है, तो कई बार तो वो रुक जाता है, कई बार वो थोड़ा जल्दी चल जाता है, हमें लगता है यस थोड़ा सर। फास्ट हो गया, बस वही जिटर है। क्लियर हो गई? अब देखो यस डेफिनेशन सर। आपको कैसे याद करना है, दैट इज योर थिंग, मैंने तो इसको समझा दिया कि इसका मतलब क्या है, समझ में शायद आपको आ गया होगा। तो डेटा कम्युनिकेशन बच्चों
भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो पूछ ले कौन सा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, और आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इसीलिए रखी भी हैं। क्लियर? और शायद इसमें से यस आ भी सर। रखा है, प्रोटोकॉल में से भी आ रखा है, वो तीनों चारों चीज रख रखी है मैंने। अब इसके कंपोनेंट की बात हो रही है। अब जैसे यहाँ पे रख दे, इनमें से कौन सा डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं है? मैसेज भेज दिया, सेंडर भेज दिया, प्रोटोकॉल भेज दिया और इसके साथ जिटर बोल दिया, तो जिटर नहीं है ना, जिटर नहीं हाँ है। सर। अब देखिए मान लीजिए ए बी को कोई मैसेज भेज रहा है, तो देखो कंपोनेंट पूछ रहा है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? वो चीज किससे मिलके बनी है। अब इन दोनों के बीच में अगर डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब ये डेटा शेयर कर रहे हैं, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट है भाई? एक तो सेंडर होगा, डेटा कम्युनिकेशन कभी भी हो रहा है तो कोई सेंडर तो होना चाहिए, और कोई रिसीवर भी यस सर। होगा, और वो कुछ मैसेज कुछ तो भेज रहे होंगे, तो मैसेज भी होगा, है ना? किसी चीज के थ्रू भेज रहे होंगे, वायर्ड हो सकता है और वायरलेस हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम भी होगा वहां पे, और किसी प्रोटोकॉल के तहत भेज रहे होंगे बच्चों। तो जैसे कोई भी हम्म। कम्युनिकेशन आप करते हैं तो उसमें कोई ना कोई से प्रोटोकॉल यूज हो रही होती है। प्रोटोकॉल्स आप सारी पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर की प्रोटोकॉल्स अलग होती है, डेटा लिंक लेयर पे अलग प्रोटोकॉल यूज होती है, नेटवर्क लेयर पे अलग होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की अलग प्रोटोकॉल्स हैं, सेशन प्रेजेंटेशन आपके सिलेबस में प्रोटोकॉल्स वगैरह नहीं है, और एप्लीकेशन लेयर के अलग प्रोटोकॉल्स हैं। तो इनमें से कोई ना कोई सी प्रोटोकॉल भी यूज हो रही होगी। समझ में आ रही है? जैसे फिजिकल लेयर पे एचडीएलसी वगैरह, वो मतलब डेटा लिंक लेयर पे एचडीएलसी वगैरह। ठीक। नेटवर्क लेयर पे आप करते हैं, राउटिंग की प्रोटोकॉल हो जाएंगी। ठीक। राउटिंग की कई सारी प्रोटोकॉल्स हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी यूडीपी आपने प्रोटोकॉल्स पढ़ी होंगी। एप्लीकेशन लेयर पे तो बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं। क्या कंपोनेंट आपको क्लियर है बच्चों? रटने की जरूरत नहीं है। यस सर। ए अगर बी को कुछ भेज रहा है, तो भाई ये चीज हो रही है डेटा कम्युनिकेशन। इस डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें हैं? भाई सेंडर है, रिसीवर है, ये कोई मैसेज भेज रहे होंगे, मैसेज किसी मीडियम में भेज रहे होंगे, और दूसरी बात, जो भी कम्युनिकेशन ये कर रहे हैं तो किसी ना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होंगे। और प्रोटोकॉल की डेफिनेशन अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इंडिविजुअली। जैसे वहां पे मैंने बताया जिटर, क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, या तो इनमें से कौन सा डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं है, या तो वैसा क्वेश्चन, या ट्रांसमिशन मीडियम, ये तो हम आगे पढ़ेंगे ही। मैंने आपको दिखाया था केबल्स पे कितने सारे क्वेश्चन है, तो ये फिजिकल लेयर में डिटेल में पढ़नी है बात। ठीक है। ये दोनों इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन कई बार आती है। ये समझ में आई या नहीं आई बोलिए? यस सर। ठीक है भाई, है ना? क्लियर है? हाँ जी सर। आकांक्षा? जी भैया। ठीक। तो अब आगे चलते हैं। और प्रदीप, क्लियर है भाई तेरे को? इलेक्शन वगैरह हाँ फ्री सर। हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल मगर सर। अब तो दिल्ली में इलेक्शन शुरू करवा दिया यार तुमने, अब हम 5-6 दिन बिजी हो जाएंगे बहुत। मगर वो बीच में ही रहेगा, एक ही दिन रहेगा 4 तारीख, उसके अलावा तो फ्री है। ट्रेनिंग रहेगी, वो दिन में ही निपटेगी। तो बच्चों ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना? डेटा रिप्रेजेंटेशन ये खुद से पढ़ लेना, जनरल चीज है ये, तो ये मैंने डाल दिया है क्योंकि कभी कभी ये स्काई कोड क्या होता है ये सबको पता होगा, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। किसी को इसमें प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना। मतलब ये 2-3 चार्ट पढ़ लेना। इमेज क्या है, कैसे मिलके बनी होती है, पिक्सल क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। आरजीबी आपको पता होगा क्या होता है? आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, रेड। सारे यूनिवर्सल कलर इसी से बन जाता है। हम कंप्यूटर ग्राफिक्स करेंगे बच्चों, कंप्यूटर ग्राफिक्स का बेसिक्स, मतलब उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक तो वो रैंडम स्कैन, रास्टर स्कैन, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, और कुछ ग्राफिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो सारी चीजें करेंगे, तो वहां पे भी ये चीजें डिस्कशन हो जाएगा उसका। ठीक। बट फिर भी स्टिल मैंने ये चीज डाल दी है कि आप लोग इसको देख लें एक बार। ठीक। अब देखो ये बहुत ज्यादा हल्की चीज है, 2 मिनट का भी काम नहीं है, और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सभी को ये आता होगा, बट स्टिल कर लेते हैं एक बार। डेटा कम्युनिकेशन जब होता है दो डिवाइसेस के बीच में, तो वो या तो सिंप्लेक्स वे में हो सकता है, या हाफ डुप्लेक्स, या फुल डुप्लेक्स। सबका मतलब क्या होता है? जैसे सिंप्लेक्स का मतलब होता है डेटा एक ही डायरेक्शन में जाता है। जैसे बच्चों आप कीबोर्ड से मॉनिटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, या कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन जा रही है कंप्यूटर पे, तो क्या वो बाई डायरेक्शनल होती है? मतलब कंप्यूटर से कोई इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड में भी आती है क्या? बोलिए। हेलो? नहीं। नहीं ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन का फ्लो एक ही साइड में हो रहा है, तो वो चीज कहलाती है तुम्हारी सिंप्लेक्स। तो ये बहुत ज्यादा आता है कि डायरेक्शन ऑफ डेटा अगर, या फ्लो ऑफ डेटा एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या नन? तो आंसर क्या होगा? सिंप्लेक्स। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? सेंडर और रिसीवर दोनों हो सकते हैं, बट वन एट ए टाइम।
क्या हो सकता है, सेंडर और रिसीवर दोनों हो सकते हैं, बट एक बार में एक ही होगा। क्लियर। इसका जैसे पहले आपने वॉकी टॉकी मूवीज वगैरह में तो सब में देखा ही होगा, वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल देते हैं जनरली। वॉकी टॉकी पे क्या करते थे पहले, जैसे मान लीजिए आपने मूवीज में भी देखा होगा कि फोर्सेस वगैरह में हम वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे, तो उधर से वो कुछ बोल रहा है, तो वो बात खत्म करने के बाद ओवर बोलते हैं। ओवर का मतलब अब वो बोल चुका, तो तब तक सिर्फ रिसीवर सुन रहा है। अब अगर उसको कुछ बोलना है तो वो वहां से बोलेगा ओवर, फिर उसने अपनी बात कह दी, फिर इधर से ये कुछ बोलेगा ओवर, ऐसे करके ओवर का मतलब है अब तुम बोलो। अदरवाइज दोनों बोलेंगे तो वो आवाज क्रैश हो जाएगी, मतलब वो मैसेज किसी के पास भी नहीं जाएगा। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या है देखो, दोनों, ऐसा नहीं है दो पर्सन जो आपस में बात कर रहे हैं, ये भी सेंडर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, ये भी सेंडर और रिसीवर, बट वन एट ए टाइम। दोनों साथ में बोलेंगे काम नहीं चलेगा। फुल डुप्लेक्स क्या है, जैसे आजकल हम टेलीफोन यूज कर रहे हैं, है ना, मोबाइल का यूज कर रहे हैं हम आजकल, तो मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे हैं, दोनों साथ में भी बोलेंगे, स्टिल सुनाई तो देगी ना। फोन पे कभी कभी बात करते हुए आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुछ बात समझा रहे हैं, तो दोनों बोलने लग जाते हैं, स्टिल बात तो दोनों को ही सुनाई आ रही है ना, दोनों की बातें तो जा ही यस रही है सर। ना दोनों तरफ। तो वो चीज, तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स समझ में आया या नहीं? सभी को आगे। क्लियर होगा भाई, ये सिंपल बात है, और बहुत यस ज्यादा सर। इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्पज से, तो बहुत ज्यादा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है नेटवर्क। तो नेटवर्क की भी ये थ्योरी मैंने लिख दी है, इसका क्वेश्चन आपने भी देखा होगा, अभी नहीं आया बट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि नेटवर्क क्या होता है, तो थोड़ा आप पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आएगा इसको मैं बता दूंगा। रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, सबको कंप्यूटर साइंस से पढ़े हुए हैं हम, सबको ये चीजें क्लियर हैं। थ्रूपुट क्या होती है, डिले क्या होती है, ये तो थ्रूपुट हमने 50 जगह पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रूपुट पे ही काम करते रहे, वो चीज हो गया। अब अगली, यहाँ पे ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है, प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल मैंने पीछे भी बताया था आपको, प्रोटोकॉल क्या होती है, कोई रूल जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हम पढ़ेंगे, हर लेयर पे अलग प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल तो वो हो गया, मतलब जैसे दो लोग आपस में जो डेटा शेयर कर रहे हैं वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। तो प्रोटोकॉल क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स विच विल गवर्न द कम्युनिकेशन, मतलब उस रूल के बेसिस पे ही वो कम्युनिकेशन उन डिवाइसेस के बीच में होगी, तो दैट इज प्रोटोकॉल। क्लियर ये बात? यस सर। तो प्रोटोकॉल ये स्टैंडर्ड हो गया। अब प्रोटोकॉल के अंदर बच्चों ये तीनों चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म से ही आ जाता है कि प्रोटोकॉल के अंदर सिंटेक्स क्या चीज बताता है, या सिमेंटिक क्या बताता है, टाइमिंग क्या करता है। ठीक है, तीनों चीजें पढ़ लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, दो डिफरेंट सिस्टम के बीच में जो भी आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके बेसिस पे होगा, प्रोटोकॉल के बीच बेसिस पे होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे फॉर कम्युनिकेशन अगर होना है तो वो एग्री होने चाहिए किसी एक प्रोटोकॉल के ऊपर। अब जो भी प्रोटोकॉल हो उस पे वो दोनों सेंडर और रिसीवर एग्री कर रहे हैं, इनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी प्रोटोकॉल आपकी गवर्न करेगी डेटा कम्युनिकेशन को। ओके, अब यहाँ पे यस जो सर। यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारी, यहाँ तक, प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट इज कम्युनिकेटेड, मतलब प्रोटोकॉल ये डिफाइन करती है आपका क्या, आप क्या चीज कम्युनिकेट कर रहे हो। क्या चीज कम्युनिकेट करने का मतलब होता है, जो चीज आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसका सिंटेक्स क्या है। तो ये पूछ लेते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, विच ऑन द फॉलोइंग डिफाइंस व्हाट इज कम्युनिकेटेड इन प्रोटोकॉल। नीचे तीन चार ऑप्शन होंगे, सिंटेक्स, सिमेंटिक, टाइमिंग और कुछ और दे देगा। क्लियर हो रहा है? तो व्हाट इज कम्युनिकेटेड हम्म। मतलब क्या आप कम्युनिकेट कर रहे हो। देखो प्रोटोकॉल के अंदर, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, जब आप इसमें डेटा ट्रांसफर करेंगे तो आपको एग्री होना है किसी रूल पे, उस रूल के बेसिस पे ही आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ओके, अब प्रोटोकॉल यस क्या सर। डिफाइन करेगी कि डेटा कैसे ट्रांसफर होना है, तो उसके अंदर ये चीजें डिफाइन करती हैं कि पहली बात तो आप भेज क्या रहे हो। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, मान लीजिए आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, है ना, आप आईपी पढ़ेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का साइज होता है ना, कि हेडर का साइज इतना होगा, हेडर की लेंथ इतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर हो रही है? जैसे आप यस सर। टीसीपी पढ़ेंगे तो टीसीपी में अलग लेंथ होती है, यूडीपी में अलग लेंथ है, पैकेट्स की लेंथ भी अलग अलग होती है। जैसे टीसीपी के पैकेट की लेंथ जो हो सकती है 20 से 60 बाइट का हेडर हो सकता है, यूडीपी में 8 बाइट का फिक्स है। इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ेंगे इसमें भी 20 से 60 बाइट का वेरिएबल लेंथ का हेडर होता है, आईपी वर्जन 6 का अलग हेडर होता है। तो हर चीज में जो प्रोटोकॉल है उसमें आपको क्या चीज आप ट्रांसफर कर रहे हो वो कैसी दिखेगी, या दैट मीन सिंटेक्स। तो सिंटेक्स डिफाइन होता है प्रोटोकॉल का। क्लियर हुई बात, या अभी भी नहीं हुई? यस सर।
अब दूसरी चीज बच्चों क्या होता है, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आईपी, जब आप ये सारी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, मान लो हमें सारी प्रोटोकॉल पढ़नी है, हमें आईपी, टीसीपी, यूडीपी, एसएमटीपी, एफटीपी, जब सारी प्रोटोकॉल्स आप पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे अच्छा आईपी ने बताया पैकेट हमारा इस तरीके का ही हो सकता है, यूडीपी कह रही है पैकेट हमारा इस तरीके का होगा, एसएमटीपी कह रही है पैकेट ऐसा होगा। तो यानी हर किसी, अब एसएमटीपी का मतलब ही क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वो भी एक प्रोटोकॉल ही है ना। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं। तो हर प्रोटोकॉल में जो मैसेज ट्रांसफर आप कर रहे हो उसका एक सिंटेक्स होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी सिंटेक्स का मतलब क्या है। यानी जो आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो उसका एक सिंटेक्स होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, उसको वो फॉलो करेगा। तो यानी व्हाट व्हाट इज कम्युनिकेटेड, क्या चीज आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो चीज क्या बताती है, सिंटेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, हाउ का मतलब किस तरीके से आप उनके बीच में ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो यानी सिमेंटिक्स। ठीक है। तो सिमेंटिक का मतलब यस होता सर। है आपको हर चीज को कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है। तो वो उसके क्या हो जाएंगे, सिमेंटिक हो जाएंगे। ठीक। तो सिमेंटिक्स। टाइमिंग, अब जैसे आप मान लीजिए डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, तो टाइमिंग क्या है उसका मतलब, प्रोटोकॉल के बीच में टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आपको डेटा, जैसे अब आप कंजेशन पढ़ा होगा आपने, कंजेशन कंट्रोल करते हैं, जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आपने पढ़ी होगी। ठीक है। स्लाइडिंग विंडो भाई नेटवर्क पढ़ा होगा थोड़ा तो सबको याद होगा, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आपने देखी होंगी। तो कौन कौन सी होती है, स्टॉप एंड वेट पढ़ा है कि नहीं, गो बैक एन आर क्यू, ये सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। यस सर। फिर आप टीसीपी में अलग तरीके से करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा कौन सा, लीकी बकेट वगैरह, तो वहां पे कंजेशन को आप कंट्रोल करते हैं, तो वहां पे टाइमिंग हम बताते हैं, मतलब पैकेट कितनी, मतलब इसकी इनटेक कितनी हो रही है और आपको कितनी आउटपुट देनी है, मतलब डेटा का फ्लो कैसा रखना है। तो टाइमिंग भी हमारी प्रोटोकॉल में ही डिफाइन होती है। ये बात समझ में आई फिलहाल। तो यस सर। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, देखिए आप दो चीजों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल ये चीज डिफाइन करती है कि कम्युनिकेशन कैसे होना है। तो पहली बात तो क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको कैसे कम्युनिकेट करना है और किस टाइम पे वो कम्युनिकेट करना है, मतलब कब वो डेटा भेजना है टाइमिंग के लिए। क्योंकि मान लीजिए देखो, जैसे इसने एग्जांपल दिया 100 एमबीपीएस से आप डेटा भेज रहे हो सेंडर, और रिसीवर रिसीव कर पा रहा है केवल 1 एमबीपीएस डेटा, इसकी स्पीड कितनी है 1 एमबीपीएस, आप भेज रहे हो 100 एमबीपीएस की स्पीड से, तो होगा क्या, 99 एमबी तो डेटा लॉस्ट हो रहा है आपका। फायदा क्या होगा उससे, नेटवर्क की बैंडविड्थ आप बर्बाद कर रहे हो जबरदस्ती। क्लियर हुई। तो वो यस कैसे सर। किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं, यही आगे चैप्टर्स जो डिटेल में पढ़ते हैं ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर तो आपको एक ओवरव्यू दे देता है, बट जैसे मान लीजिए टाइमिंग है, तो टाइमिंग कंट्रोल कैसे होती है, तो जब हम प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं उसके अंदर ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हुई सबको बात। यस सर। अभी पेपर के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से अगर बनेगा तो क्या बनेगा, मान लीजिए ये बन गया, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस दिस इन प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल में सिंटेक्स, सिमेंटिक, टाइमिंग और कुछ और जेटर वेटर कुछ भी उठा के दे देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिमेंटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दी। ठीक है भाई। अब तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने क्या पढ़ा, एक तो लैन मैन वैन पढ़े, लैन मैन वैन और पैन पढ़ा, ये सबको क्लियर हो गए होंगे भाई। यस सर। फिर हमने पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, चार कैरेक्टरिस्टिक थी, बताइए क्या क्या थी। डेटा क्या जाना चाहिए, करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए, है ना, डेस्टिनेशन करेक्ट होनी चाहिए भाई जिस पे जा रहा है। टाइमली डिलीवर होना चाहिए, तो टाइमलीनेस था। ठीक है। ओके। और डेटा की एक्यूरेसी थी, जो डेटा आप एक्यूरेसी भेज रहे हो वो एक्यूरेटली जाना चाहिए। और जिटर था, और मतलब जिस स्पीड जिटर। पे आप पैकेट क्रिएट कर रहे हो उसी स्पीड पे वो रिसीव भी कर ले। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। डेटा कम्युनिकेशन के फिर आपने पढ़े थे कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब डेटा कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो किन चीजों से मिलके बना है। तो आप सिर्फ ऐसे ध्यान में रखें, ये ए बी को कुछ भेज रहा है, तो एक तो इसमें क्या होगा, डेटा कम्युनिकेशन में सेंडर होगा, रिसीवर होगा, एक रिसीवर। कुछ ना कुछ मैसेज भेज रहा होगा, एक कोई मैसेज। है ना। अब मैसेज जो भेज रहा होगा किसी प्रोटोकॉल के बेसिस पे भेज रहा होगा, और ये ओके, मैसेज जो जा मीडियम रहा है ट्रांसमिशन। इसका कोई ना कोई सा ट्रांसमिशन मीडियम ये यूज कर रहा होगा, मीडियम। मतलब या तो वायर्ड या वायरलेस, दो तरीके के होते हैं, तो वायर्ड या वायरलेस। अब बच्चों हम जैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो या तो हम शेयर इट वगैरह से डेटा लेते हैं, या हम फोन में
फोन को कनेक्ट करता है विद द वायर, लैपटॉप या पीसी जिस भी चीज से करना है, तो या तो ट्रांसफर होता Yes, है sir. वायर्ड या वायरलेस। ये सारी चीजें तीनों क्लियर हो गई अभी तक वाली, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसमिशन होता जो है, मतलब डेटा कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है, मोड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो कौन कौन सा मोड हो रहा था, या तो सिंप्लेक्स मोड में हो सकता है। सिंप्लेक्स का मतलब एक पर्सन हमेशा सेंडर रहेगा और दूसरा हमेशा रिसीवर रहेगा, दैट इज Yes, sir. सिंप्लेक्स, यानी ओनली इन वन डायरेक्शन। दूसरा था हमारा हाफ डुप्लेक्स। Half हाफ डुप्लेक्स में क्या duplex. है, डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन बोथ द डायरेक्शन बट वन एट ए टाइम, है ना। इसके बाद था फुल डुप्लेक्स, तो इसमें आप दोनों टाइम पे चीजें डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया था मोड, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। प्रोटोकॉल में क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी बच्चों हमने, प्रोटोकॉल में क्या पढ़ा बताइए, कि प्रोटोकॉल के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है। एक तो सिंटेक्स, सेमेंटिक्स। सिमेंटिक और Timing. टाइमिंग। तो सिंटेक्स क्या टाइम। बताता है इसमें, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, What क्या आप is कम्युनिकेट कर रहे communicated? हो। हाउ इट इज कम्युनिकेटेड ये बताता है सिमेंटिक। Semantic. और टाइमिंग क्या वैन। बताता है, व्हेन इट इज टू बी कम्युनिकेटेड। बस ये चीजें, तो ये आपका क्विक रिकैप हो गया, पढ़ते हुए भी याद रहेगा आपको, ठीक। अब आगे जो दो चीज पढ़ रहे हैं, इस पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये तुम्हारी होगी टोपोलॉजीज। क्या पढ़ रहे हैं, टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजी आप सबने पढ़ी रखी होंगी वैसे तो, ठीक है, बट क्या क्वेश्चन बन जाता है उस नजरिए से, इसको पढ़ के जल्दी आगे कर लेंगे। और तो पहले टोपोलॉजी देख लेते हैं। टोपोलॉजीज में बच्चों, अब जैसे अभी तक तो हमने कह दिया डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सब हो रही हैं चीजें, ठीक। अब डेटा कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे होंगे, तो ये डिवाइसेस जो है इनका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, उसके उसको बोलते हैं हम टोपोलॉजी, की डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। समझ में आई। अब जैसे मान लीजिए Yes, ये sir. कनेक्ट होने का एक टाइप है, ठीक है। अब एक टाइप ये भी है कि मैं 5 डिवाइसेस को ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं। अब ये जरूरी नहीं है कि इस तरीके से भाई इस चीज को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, अब ये और ये फिगर सेम ही है, ठीक है। क्लियर हो रही है भाई बच्चों। एक तरीका ये भी है, ये सेंटर डिवाइस हो गई, यहां से ये चीज कनेक्ट कर दी ऐसे, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजीज कितने तरीके की होती है, पहली बात तो कौन बताएगा, एक तो 6 तरीके की टोपोलॉजी होती है। बेसिकली कई जगह आप देखेंगे तो 4 ही दिखाई देंगी। कौन कौन सी, मैश, बस। स्टार। मैश, मैश। रिंग, स्टार और बस। आप जनरली देखेंगे तो यही मिलेंगे। स्टार की एक्सटेंशन फॉर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। ये स्टार की एक्सटेंडेड फॉर्म है एक तरीके से बस। और एक होती है आपकी हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या हो हाइब्रिड। गई, किन्हीं भी दो का कनेक्शन। अब देखो एक क्वेश्चन आ रखा था, अभी मैं टीजीटी का पेपर आपको दिखा रहा था, उसमें क्वेश्चन क्या था, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टोपोलॉजी। तो वहां पे मैश दे रखा था, रिंग दे रखा था, हाइब्रिड दे रखा था और एक और कुछ दे दिया था। तो वहां पे हाइब्रिड, अब अगर मान लो ये दोनों आपने पढ़ी नहीं होंगी, तो आप तो टिक कर आते ना फिर कुछ और। क्लियर हो रही है। तो ये 6 की 6, कहीं बुक में देखोगे आप, कई जगह पे आपको ये 4 ही दिखेंगी, कई जगह पे ट्री नहीं मिलेगी, हाइब्रिड मिलेगा, कई जगह 6 की 6 मिलेंगे। क्लियर हुआ। हेलो। अब वन बाय वन, अब पहली बात, दो चीजें और समझते हैं, दो तरीके से नेटवर्क कनेक्ट होता है। एक तो चीज होती है पॉइंट टू पॉइंट, क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट। और एक होता है मल्टी पॉइंट, क्या होता है, मल्टी पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या है और मल्टी पॉइंट का कनेक्शन का मतलब क्या है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब होता है बच्चों, जैसे ये डिवाइस इस डिवाइस से डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। हेलो। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पॉइंट से वो, या एक माध्यम के थ्रू वो कनेक्टेड है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। मल्टी पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ही वायर से बहुत सारे क्या है, डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो ये जो बस है ना, बस कैसी है, मल्टी पॉइंट है। बस क्या है, मल्टी पॉइंट है, और बाकी सारी की सारी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। क्या, जैसे क्वेश्चन ये आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी पॉइंट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। समझ रहे हो बच्चों। पढ़ते हुए आप बस ये ध्यान रखें ना, क्वेश्चन कैसे अराइज हो जाता है, तो पढ़ना भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे अगर यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं टोपोलॉजी से, या तो पूछ लेगा ये ऐसे कनेक्टेड है, कौन सी टोपोलॉजी है, एक तो वो क्वेश्चन हो गया। तो उसमें तो हमें सारी टोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तो वो तो सारा हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, कि जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे इन दो बातों के ऊपर मैंने बताया, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं डिवाइसेस,
ठीक है, थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम, जो भी गाइडेड मीडियम होगा। मल्टी पॉइंट क्या होता है, एक ही उससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट, बाकी सारी पॉइंट टू पॉइंट है, बस क्या होती है आपकी मल्टी पॉइंट होती है, ठीक है। अब टाइप ऑफ कनेक्शन देखिए, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। जैसे स्टेशन से मतलब हमारा ये दोनों आपस में कनेक्ट है डायरेक्टली वाया एक लिंक, तो ये चीज क्या कहलाएगी, पॉइंट टू पॉइंट। मल्टी पॉइंट में क्या हो रहा है, इसे मल्टी ड्रॉप कनेक्शन भी बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर करती हैं सिंगल लिंक को। देखिए यहाँ पे सेम लिंक गया है, मतलब एक ही वायर गई है, इससे ये स्टेशन भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे स्टार या कोई आप पढ़ेंगे, मान लीजिए ये एक टोपोलॉजी है रिंग। अब अगर भाई इस वायर की बात करूं तो इस दोनों, ये वायर तो केवल ये दोनों शेयर कर रहे हैं ना, ये वाली वायर ये दोनों शेयर कर रहे हैं। आप कोई सी भी डिवाइस पढ़ेंगे, कोई सी भी पढ़ेंगे, उसमें स्टेशन के बीच में जो लिंक होगा, उसमें केवल वो दो ही डिवाइसेस उस लिंक को शेयर कर रही होंगी। ये बात समझ में आ गई या नहीं, बताइए। पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट क्या होता है, जी। क्लियर है? एकदम। ठीक है। अब यहाँ पे तो टाइप ऑफ कनेक्शन तो क्लियर हो गया, पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट। इसके ऊपर ये तो पढ़ने वाली बात हो गई, डायरेक्टली समझ में भी आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। तो तीन वैसी दे रखी होंगी, बस दे रखी होगी, या नॉट ए मल्टी पॉइंट, तो बाकी सारी मल्टी पॉइंट है, बस मल्टी पॉइंट, सॉरी बस तो मल्टी पॉइंट है, बाकी सारी मल्टी पॉइंट नहीं है, तो नॉट करके या यस करके क्वेश्चन पूछ लेगा। अब हमें कैटेगरीज ऑफ टोपोलॉजी देखिए, जैसे फ्रोजन में ये दे रखे हैं मैश, स्टार, बस और रिंग, ठीक है। इसके अलावा दो भी आप कर सकते हैं, क्या हुई, ट्री और हाइब्रिड। क्लियर हुआ? तो इनमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना, ट्री इज द एक्सटेंशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी, और हाइब्रिड क्या है, वो किसी भी इनमें से दो या दो से ज्यादा को अगर आप करके डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर रहे हो, तो दैट टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहां तक भाई बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अब हम टोपोलॉजीज को डिस्कस करें। सागर, यहां तक किसी बात में कोई दिक्कत है? नो सर। है ना, टोपोलॉजी अब अच्छे से समझ लेना, जो डाउट लगे वो पूछ लेना। तो सबसे पहले टोपोलॉजी हम पढ़ते हैं मैश टोपोलॉजी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैश टोपोलॉजी क्या होती है, इसका मैं एक दो एग्जांपल देता हूं आपको। ये आपकी मैश टोपोलॉजी का एक एग्जांपल है, ये सारे कनेक्टेड है ऐसे। मैंने आपको ये वहां पे भी पढ़ा था, हमने कहाँ पे, कौन सा ग्राफ था ये, ग्राफ थ्योरी में पढ़ा था ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट ग्राफ, हर नोड दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी में एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन्हें कई नजरिए से हम एडवांटेज डिसएडवांटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको मैं चार बातें बताता हूं। इन चार बातों को आप थोड़ा, एक तो कॉस्ट, की कॉस्ट किसमें क्या है, रिलायबिलिटी, है ना, कौन कितना रिलायबल है, मतलब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें रिलायबिलिटी कैसी है, ठीक है। और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कौन प्रोवाइड कर रहा है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इन सब का मतलब क्या होता है, अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कॉस्ट हो गया, रिलायबिलिटी हो गई, और कंजेशन हो गया, है ना, कि कंजेशन कैसा होगा, कंजेशन का मतलब भीड़ हो गया या बॉटल नेक हो जाना, ठीक। और कुछ दिमाग में आएगा तो वही भी बताता हूँ। कॉस्ट का मतलब क्या है बच्चों, उस नेटवर्क को बनाने में कॉस्ट कितनी लग रही है। तो हर किसी टोपोलॉजी को हमें इन एस्पेक्ट्स में देखना है। अच्छा, मैश में ज्यादा कॉस्टली है कि स्टार ज्यादा है या बस ज्यादा है, कैसे। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो मान लो ये इसको कुछ मैसेज भेज पा रहा है, भेजना चाह रहा है, तो ये नेटवर्क कितना रिलायबल है, रिलायबल का मतलब ये मैसेज उसके पास तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ये चीज कहती है कि जैसे मान लीजिए किसी एक के खराब हो जाने से पूरा सिस्टम तो नहीं ठप हो जाएगा। तो अगर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है तो गलत चीज है ना। मान लो आप 10 लोग हम कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर किसी एक को कुछ परेशानी हो गई और सारा ही सिस्टम डिस्कनेक्टेड हो जाए, तो ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमें इन टर्म्स में देखना है। फिर कंजेशन, अब हमने नेटवर्क बना लिया, फायदा क्या हो रहा है, मैसेज जा ही नहीं पा रहे, तो हेलो, ये बातें क्लियर हुई, किन टर्म्स में हम इन चीजों को पढ़ेंगे या देखेंगे। यस सर। तो पहले वाले के एडवांटेज हम देखें, तो पहले इसका फायदा क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए ये चार हैं, ए बी सी एंड डी, ए बी को कुछ मैसेज और सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, एक पॉइंट आप क्या ऐड कर सकते हैं, सिक्योरिटी। तो इसके बेसिस पे भी आ जाता है ना सिक्योरिटी कैसी रहेगी। ए बी को कोई मैसेज भेजना चाह रहा है, तो डायरेक्ट भेज सकता है, बीच में से किसी की जरूरत पड़ेगी,
भाई ए से बी तक पर्सनली अपनी सड़क है, ए से बी तक कुछ मैसेज भेजना है, इस वायर के थ्रू भेजेगा, सिंपल। तो हाईली सिक्योर है। हेलो। हाँ जी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्या कंजेशन होगा? भाई ए को बी नहीं। को कुछ भेजना है, तो इस रोड को केवल कौन यूज कर रहा है? ए एंड बी, तो कंजेशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो नो हाँ जी। कंजेशन, है ना। मल्टी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। मान लीजिए बच्चों बी खराब हो जाता है, बी खराब हो गया, तो ना तो बी किसी को मैसेज भेज सकता, ना बी किसी से मैसेज रिसीव कर सकता। बट क्या ए सी और डी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते? बोलिए। हाँ जी। वो सारे आपस में, उनकी लाइनें, उनका नेटवर्क तो सही से काम कर रहा है ना, वो सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसमें नहीं होता है। ठीक है, और क्या क्या टर्म्स हमने देखी थी? कि कंजेशन, तो कॉस्ट। कंजेशन इसमें है ही नहीं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसमें नहीं है। रिलायबल, हाईली रिलायबिलिटी है भाई। भाई रिलायबल है कि नहीं? मैसेज आप भेजेंगे। हाँ जी। अब इसका मैं मतलब बता रहा हूं क्या है। मान लीजिए ए से बी तक की वायर खराब हो गई, ये वायर जो थी कनेक्टेड वो खराब हो गई, तो आकांक्षा आपको कुछ मैसेज भेजना था, ये वायर खराब है, तो आप ए डी को भेज सकता है, डी बी को भेज देगा, या ए से हाँ आप जी। मैसेज सी पे पहुंचा दो, सी बी पे पहुंचा देगा। मतलब बी, बी खराब नहीं हुआ, बी, ए से बी तक की वायर सिर्फ खराब हुई है। हम्म। एक तो चीज है बी डिवाइस ही खराब हो जाए, अब बी डिवाइस खराब हो गई तो इसका मतलब तो डिवाइस ही काम नहीं कर रही, तो ना तो ये मैसेज किसी को भेज सकते ना किसी का मैसेज रिसीव कर सकते, दैट इज समथिंग एल्स। बट रिलायबिलिटी का मतलब, नेटवर्क की रिलायबिलिटी हम किस चीज से मेजर करते हैं? भाई अगर सिस्टम ही खराब हो गया, इसमें फिर नेटवर्क की रिलायबिलिटी से क्या दिक्कत है? उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आपका कंप्यूटर इस टाइम बंद हो जाए तो इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो कंप्यूटर की प्रॉब्लम हुई ना आपके। तो ये नेटवर्क जो है वो हाईली रिलायबल है। ठीक है। डिसएडवांटेज इसकी इकलौती क्या है? कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब सोचिए आप हर किसी को कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ, एक टर्म और रहती है, आप स्केलेबिलिटी। स्केलेबल क्या होता है? नेटवर्क को आप बढ़ा सकते हैं कितनी इजीली। सागर, स्केलेबल का मतलब क्या होता है? नेटवर्क को आप कितनी आसानी से बढ़ा सकते हैं, कितनी आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके हमारे 5 कंप्यूटर थे और मैं कनेक्ट कर रहा था इनको सबको आपस में डायरेक्टली वायर से। अब वायर का मतलब, हमारे सिस्टम में जैसे हम लैपटॉप है या कुछ है, इसमें होता है ना यूएसबी केबल कितनी लगा सकते हैं, होता है कि नहीं? तो किसी में 2 पोर्ट होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है, चलो, है ना। अब आप ऐसा कुछ बनवा भी लो, किसी में कितने रखोगे पोर्ट जिसमें डायरेक्ट आके वायर कनेक्ट हो जाएगी। तो मैश में दिक्कत क्या है? अगर मुझे यहाँ पे 6 एक लाना होता है एक और, तो मुझे दिक्कत क्या करनी पड़ेगी? इससे सबके लिए एक डायरेक्ट वायर लगानी पड़ेगी। तो बच्चों चक्कर क्या है, अगर ऑलरेडी 5 है, तो ये छठा आपको लगाना था, तो इसके अंदर कम से कम 5 पोर्ट होने चाहिए, होने चाहिए भाई 5 छेद इसमें, या नहीं? हाँ जी। तभी तो इसकी वायर यहाँ लगेगी। मान लो इसकी वायर आप यहाँ लगाओगे, ये हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर रखे हैं, बट ये कनेक्शन हो किस चीज में रहे हैं? यहाँ पे किसी पोर्ट में जाके कनेक्ट हो रहे हैं। आप सिंपल बात है, समझ पा रहे होंगे सब लोग। लैपटॉप है तो कनेक्ट तो आप तब कर पाएंगे ना, उतने डिवाइसेस तो उतने पोर्ट तो होने चाहिए ना उसमें। तो जी। इसकी एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो डिसएडवांटेज क्या है? एक तो कॉस्टली बनेगा, क्योंकि सबको डायरेक्टली वायर से कनेक्ट करना है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या है? इसके स्केलेबल नहीं है ना। लेस स्केलेबल आप लिख सकते हैं। बच्चों देखो, अगर आप इन टर्म्स में समझेंगे ना, पहली बात तो ये टर्म्स इस इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाती हैं कि स्केलेबल का मतलब क्या होता है। स्केलेबल का मतलब होता है बढ़ा सकना, इजीली बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो क्या आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं इस नेटवर्क में कोई नई डिवाइस? मुश्किल है ना। मुश्किल क्यों? पूरे नेटवर्क की ओवरऑल कॉस्ट और बढ़ा देगा। मान लो ये 5 कंप्यूटर आपने ले रखे थे, सब में 4 4 पोर्ट थे। ठीक है। अब अगर ये 5वां लगाना पड़ा ना आपको, एक और कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो सब में एक एक पोर्ट और एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा। क्लियर हो हाँ गया जी। बच्चों? जो बहुत ज्यादा कॉस्टली वैसे भी हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज क्या हो गई इसकी? लेस स्केलेबल। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने वहां पे भी पढ़ा था कि कितने, वहां पे हम किस टर्म्स में पढ़ रहे थे? वी वर्टिसेस हैं, ई एजेस हैं, तो कितनी एजेस होंगी? तो एजेस कितनी थी? n n-1/2। सेम यहाँ पे भी वही बात है। इसमें अगर क्वेश्चन एक बन जाता है, टोटल, क्या पूछ लेता है? टोटल नंबर ऑफ केबल्स। अगर आपके पास n डिवाइसेस हैं, क्या है आपके पास? n डिवाइसेस, देन केबल पूछ लेगा, केबल कितनी चाहिए। तो केबल कितनी चाहिए बच्चों? n n-1/2। क्लियर हो रहा है?
जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए 4 डिवाइसेस थी, तो कितनी केबल लग रही है? 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैश टोपोलॉजी वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, रटने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर आप इस फिगर को भी दिमाग में रखेंगे जो सबकी आसानी से रह सकता है, तो आप अपने आप समझ जाए। आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब आप समझते ही हैं, दो के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो डेटा कितना सिक्योरली जा पा रहा है। कॉस्ट समझते हैं, नेटवर्क को बनाने में कितना पैसा खर्च होगा। रिलायबिलिटी, मान लीजिए कितना रिलायबल है, कितना विश्वसनीय है, मैं इसको मैसेज भेज रहा हूं, मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर 100% जाएगा तो हाईली रिलायबल है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक के बंद होने से पूरा सिस्टम ही बंद हो जाए। अब देखिए इसमें मान लीजिए इस पूरे सिस्टम में ए खराब हो जाता है, तो बी सी डी और ई तो अपना काम कर ही सकते हैं, ए कोई तो मैसेज भेज और सुन नहीं सकते। जी। तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आप समझ गए होंगे। कंजेशन, कंजेशन का मतलब सिचुएशन बॉटल नेक होना। बॉटल नेक ये टर्म भी उससे ही बनी है, बॉटल सबने देखी होगी। बॉटल का ऊपर आते आते हिस्सा क्या हो जाता है? पतला हो जाता है ना। हेलो, तो ये जी। वो ट्रैफिक जैसे आगे जाते जाते कंजेशन हो रहा है, दैट इज व्हाट बॉटल नेक सिचुएशन होना। तो कंजेशन होना, कंजेशन मतलब भीड़ होगी। अब जैसे यहाँ पे अगर एक ही रास्ता होता तो सब उसी रास्ते को अगर यूज करना चाहते तो सिचुएशन कंजेशन आ सकता है ना नेटवर्क पे। कंजेशन आना मतलब ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक हो गया तो आपने मैसेज भेजा, इंस्टेंटली डिलीवर नहीं होगा, टाइम लग सकता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी आप समझ गए होंगे, नेटवर्क को बढ़ाना कितना आसान है। ठीक, क्लियर हुई बात सभी को? पूजा क्लियर है? 10 मिनट में और सिर्फ टोपोलॉजी करके फिनिश कर देंगे, Yes, sir. ओएसआई मॉडल कल कर लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। ये चीज अभी इतना कर लेंगे, अभी 10 मिनट और ले लेते हैं क्लास। ठीक, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। पहली वाली में ही टाइम लगा, आगे वाली में नहीं लगेगा। मैश के बाद आपकी नेक्स्ट कौन सी है बच्चों? कौन सी टोपोलॉजी है? मान लीजिए रिंग। इन्हीं टर्म्स में जब इसको समझेंगे ना तो आपको खुद इजी लगेगा ये। आप मुझे बताइए, रिंग में अगर मैं इसकी एडवांटेज की बात करूं तो इसमें कॉस्ट कैसी होगी बच्चों? No. लो कॉस्ट होगी। हाँ जी। दूसरी बात, अगर मैं स्केलेबिलिटी की बात करूं, मुझे एक और ऐड करना है, कर दो भाई। मुझे मान लो एक और ऐड करना था इनके बीच में। ठीक है, इसके बीच में यहां तक वायर लगा दो और यहां से यहां पे भी ले लो वायर। एक को बीच में जोड़ना, क्या नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ाने पड़े? आकांक्षा, सब में 2 पोर्ट चाहिए, नहीं। बस इनफ है। और हुँ। स्केलेबल आसानी से, मतलब आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब नेटवर्क को ग्रो करना आसान है। कोई और नया भी सिस्टम हम ऐड करना चाहते हैं नेटवर्क में, ऐड कर सकते हैं। तो स्केलेबल है। ठीक है, और क्या चीज की बात करें? अगर अब हम यहाँ पे बात करें डिसएडवांटेजेस की इसकी, तो कंजेशन हो सकता है। मान लीजिए जैसे इसमें बच्चों पैकेट भेजने का तरीका क्या होता है, रिंग जो वर्क करती है या तो बाई डायरेक्शनल होती है वैसे रिंग, है ना, वो दोनों डायरेक्शन में डेटा को फ्लो कर सकती है। मगर रिंग के अंदर बच्चों काम कैसे होता है, जैसे रिंग में है, अब मान लीजिए ए बी सी डी ई और एफ। मान लीजिए आपकी रिंग काम कर रही है किस वे में, इस तरीके से काम कर रही है, मान लीजिए क्लॉकवाइज। तो अगर ए को डी को कुछ मैसेज भेजना है ना, तो पहले उस एक चीज होती है इसमें टोकन, आपने नाम भी पढ़ा होगा टोकन रिंग। तो बच्चों जिसके पास टोकन है ना, देखो सब लोग डेटा भेजेंगे तो डेटा हो जाएगा कोलैप्स, क्योंकि रास्ता तो एक ही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ रास्ता जी। एक ही है। तो जिसके पास टोकन है, केवल वो आदमी वो काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका गली है, उस गली में एक ही गाड़ी आ सकती है। ठीक है, तो गली में एक ही गाड़ी आ सकती है, रास्ता तो एक ही यूज कर रहे हैं सब। तो बाहर निकल के मान लो जिसने पहले बाहर निकल के देखा, मान लो उसको टोकन मिल गया। तो अब अगर ये गाड़ी भेज रहा है ना यहाँ से, तो और कोई अगर मान लो इस टाइम पे ये अपनी गाड़ी निकाल के खड़ा हो जाए, तो क्या इसकी गाड़ी मूव कर पाएगी? और मान लीजिए इसकी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वे कोलैप्स कर जाएंगे, ऐसा समझिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या बोल हुँ। रहा हूँ? तो यहाँ पे कॉस्ट तो कम है भाई, एक ही रास्ता है हमारे पास जाने के लिए। तो इसमें रास्ते को यूज वो कर पाएगा जिसके पास टोकन होगा। मान लीजिए अभी शुरू में टोकन फ्री था, ए को कुछ मैसेज भेजना था डी को, तो ए वो टोकन ले लेगा, इसने क्लेम किया, इसको टोकन मिल गया। ठीक है, हो सकता है किसी और ने भी क्लेम किया होता, तो उन दोनों में से देखता किसकी, अगर दोनों ने एक टाइम पे कर दिया तो वो देखेगा किसकी प्रायोरिटी हाई है, उसको टोकन मिल जाएगा। या अलग अलग टाइम पे किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे भी उसने करना था वो कर दिया, टोकन जिसके पास होगा वही डेटा भेज पाएगा। बाकी को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। तो कंजेशन है या नहीं है? हाँ जी। कंजेशन है। स्केलेबल की बात करें तो स्केलेबल तो ऊपर हो गया था। सिक्योरिटी, वो डेटा सब में से ट्रांसफर होकर जा रहा है, मतलब सारी डिवाइसेस के पास से वो होकर डेटा जा रहा है, तो सिक्योरिटी कम हो जाएगी। जिन टर्म्स पे क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें फिर सिंगल, टोकन के थ्रू डायरेक्ट मतलब भेज सकता है मैसेज ईडी को।
ए। क्या? अगर इसके पास ए के पास टोकन हो हाँ गया ना, तो हाँ। मैसेज ऐसे ही जाएगा, ए से मैसेज जाएगा बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे पहुंचेगा। बट उस ओके। टाइम पे बी सी ये कुछ मैसेज नहीं भेज सकते, इनका काम है जस्ट टोकन को इसे रिसीव करना पैकेट को और आगे फॉरवर्ड करना। ठीक ठीक है। है। टोकन रिंग में कई तरीके के टोकन फ्रेम होते हैं बच्चों। पर्ज फ्रेम, मतलब टोकन बहुत तरीके के होते हैं। तो जैसे मास्टर टोकन के लिए भी होता है, जैसे एक पर्ज फ्रेम होता है, अगर कभी ब्रेक हो जाती है रिंग, तो उसको क्लीन करने के लिए भी यूज होता है, मतलब उस टोकन को हम कब भेजते हैं। जैसे एएमपी फ्रेम, बहुत तरीके के फ्रेम्स होते हैं टोकन रिंग में। तो हर चीज के पर्पस के ठीक लिए है। हम अलग फ्रेम। अब जैसे मान लीजिए इसमें एक मॉनिटर होता है, कौन होता है? मॉनिटर। मॉनिटर का यस। काम है वो पूरे रिंग में कैसे एक्टिविटी हो रही है उसको मैनेज करता है, एक तरीके से राजा, है ना। अब मान लीजिए यस। मॉनिटर ही फेल हो जाए, तो मॉनिटर फेल हो गया तो अभी तो रिंग बंद हो जाएगी। मान लो अब 10 नेटवर्क थे, अब मुझे किसी और को मॉनिटर बनाना पड़ेगा और दोबारा से रिंग को शुरू करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो उस यस। टाइम के लिए अब जैसे मॉनिटर पहले ये था ए, मान लीजिए अब ए ब्रेक डाउन हो जाए किसी वजह से, तो बाकी सबको कम्युनिकेट कराना है, तो 10-15 मिनट या जो भी हमने टाइम लिया, मान लीजिए रिंग को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया, ए अभी सही नहीं हो पा रहा, मुझे बाकी को तो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो किसी और को, तो उसके लिए क्लेम का एक मैसेज भेजते हैं। तो क्लेम मतलब अगर जो भी लगेगा कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन इसको रिंग को आगे चलाएगा, उसके लिए। तो मतलब रिंग में कई तरीके के फ्रेम्स होते हैं जिनके बेसिस पे इस टोटल रिंग काम करती है। बट आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, जिसके पास फ्रेम होगा, मतलब टोकन होगा, वो ही केवल यस मैसेज सर। को भेज पाएगा, बाकी सिर्फ क्या करेंगे, स्टोर एंड फॉरवर्ड, मतलब लिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया। मतलब देखो यस सर। बेसिकली होता क्या है, इसमें रिसीवर का एड्रेस होगा, सेंडर का होगा ए का, और रिसीवर का है डी का। तो जब पैकेट बी के पास आएगा, बी चेक करेगा क्या रिसीवर में मेरा नाम लिखा है, नहीं है, तो ये आगे भेज देगा। अब सी के यस पास सर। आया, सी चेक करेगा रिसीवर में, अच्छा मेरा नाम तो नहीं है, तो ये आगे भेज देगा। अब किसका नाम है इसे मतलब नहीं है, अगर इसका नाम नहीं है तो ये पैकेट को नहीं रखेगा, आगे भेज देगा। दिस इज द रूल, दैट्स यस। इट। यस अब सर। डिसएडवांटेज इसमें क्या है, अगर ए कुछ मैसेज भेज रहा है और एफ को उस टाइम पे मैसेज भेजना था उसके 1 मिनट बाद, तो जब तक ए का कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, इसके बाद ये टोकन को रिलीज नहीं करेगा, तब तक एफ नहीं भेज सकता। तो कंजेशन रहेगा, पहली चीज। हाँ जी। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट, देखो हम पेपर में, हमें ऐसा तो नहीं है हमें बीटेक का या बीसीए का पेपर देना है कि हमें 8 नंबर में 10 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन किन टर्म्स पे आती है, कॉस्ट के ऊपर, है ना। स्केलेबल, ये टर्म्स तो आपको देख के ही पता है, अपने आप कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है या नहीं है, कोई भी चीज अगर फेल हो गई, मान लीजिए डी काम करना बंद कर दिया, तो पूरी रिंग बंद हो हाँ। जाएगी। अब मान लीजिए सपोज इसके घर के आगे की सड़क टूट गई, तो क्या किसी की भी गाड़ी निकल पाएगी अब बाहर? नहीं। समझ रहे हैं आप बात? तो वही चक्कर है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसके अंदर होता है। क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से ये बात सबको। यस सर। ठीक। और फिर तो ये रिलायबल में नहीं होगा ना। हाँ, तो रिलायबल लेस रिलायबल हो जाएगा ना। अब देखो मान लो ए से ए को कोई मैसेज डी को भेजना था, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे रास्ता टूट गया, अब कोई तरीका ही नहीं है कि वो अपना मैसेज पहुंचा दे, तो लेस रिलायबल है ना। हम्म। हाँ, तो मतलब बच्चों अगर आपने टर्मिनोलॉजी अच्छे से देख ली ना, फिर क्वेश्चन किसी भी एस्पेक्ट में घुमाए वो बाहर ही नहीं होता। आप क्वेश्चन आए हुए देखना। बट मैं आपको बता क्या रहा हूँ, देखो 90% क्वेश्चन मैच के बेसिस पे ज्यादा बनते हैं, है ना, सिक्योरिटी और ये चीजें ज्यादा है। बाकी सब पे जो क्वेश्चन बनता है ना, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का रहता है, जैसे हम आगे अभी पढ़ेंगे। इसके बाद हम कौन सी पढ़ रहे हैं, रिंग हो गया, और बस के ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो पॉइंट टू पॉइंट वाला बनता है, समझ रहे हैं कि कौन सा पॉइंट टू। अब अच्छा ये देखिए, क्या ये पॉइंट टू पॉइंट है, हर किसी के बीच में, दो नोड्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन अवेलेबल है कि नहीं है, हाँ ए जी। से बी में अपना कनेक्शन है, तो ये कौन सा है, पॉइंट टू पॉइंट। पिछली वाली भी कैसी थी, पॉइंट टू पॉइंट, और है ना। रिंग हो गया, अब हम कौन सी पढ़ चार। रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी। स्टार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार कैसे होती है, ये आपका हब हो गया, इसे बोलते हैं हब। जनरली एक हब से सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ये डिवाइसेस हैं। और हब क्या है, जस्ट एक कनेक्टिंग डिवाइस है। बच्चों में बहुत सारी देखो डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक अब तो टाइम नहीं रहेगा, बट ये टॉपिक करेंगे कल को। हब, रिपीटर, आपने टर्म सुनी होंगी सारी, है ना। हब के बाद आप वैसे पढ़ते हैं, हब के बाद ब्रिज, ठीक है, ब्रिज के बाद राउटर, और हब के बाद रिपीटर भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले आप मॉडम भी पढ़ते हैं। तो मॉडम, हब, रिपीटर, है ना, ब्रिज, फिर राउटर, फिर राउटर के बाद आपका होता है गेटवे, एक बी राउटर भी होता है। ये टर्म्स मतलब हर किसी का काम पता होना चाहिए। अब असल में ये मैंने अभी क्यों नहीं टॉपिक आज इंक्लूड किया इसमें, पहले हम लेयर पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 90% इस तरीके से बनता है कि मान लीजिए राउटर किस लेयर पे यूज होता है।
तो जैसे राउटर नेटवर्क लेयर पे यूज होता है तो ये क्वेश्चन बनेगा। ब्रिज कौन सी लेयर पे होता है, तो मान लो डेटा लिंक लेयर पे होता है ना। ये हब रिपीटर वगैरह किस लेयर पे यूज होता है, आपके फिजिकल लेयर पे। गेटवे वगैरह जो यूज होता है अपर लेयर पे, मतलब नेटवर्क लेयर से ऊपर की लेयर्स पे गेटवे यूज होता है, यानी एप्लीकेशन लेयर पे जनरली क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन तो हमें दोनों टर्म्स में पढ़ना है, तो पहली बात पहले लेयर्स पढ़ लेंगे, फिर ये टॉपिक पढ़ लेंगे। तो ये टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा, और जो हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं 100% क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो रही है भाई बच्चों से बात सभी को? हाँ तो जी। वापस आते हैं खैर अपने टॉपिक पे। स्टार Yes, टोपोलॉजी sir. पढ़ रहे हैं, जैसे हब से कनेक्ट है, तो हब क्या है, हब एक कनेक्टिंग डिवाइस है, ऐसा समझ लीजिए आप फिलहाल के लिए। जैसे आप अपने किसी भी सर्वर रूम या कहीं पे जाते हैं, ऊपर स्विच वगैरह कुछ रख, अच्छा इसमें एक और होता है स्विच, ठीक है वो भी पढ़ेंगे। तो मान लो स्विच वगैरह आपने रखे देखोगे जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स हैं, है ना। आपके स्कूल के सारे कंप्यूटर वायर के थ्रू यहाँ पे आके कनेक्टेड है, देखा आपने कि नहीं। तो एक तरीके से इसे हब मान लीजिए या स्विच मान लीजिए। हब और स्विच में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो जब डिवाइसेस पढ़ेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल जैसे एक्सटेंशन बोर्ड है, अभी ऐसा समझ लीजिए। Yes, हेलो। sir. तो मान लीजिए एक्सटेंशन बोर्ड है, उसको समझ लीजिए। तो अब क्या है, ये सारे आपस में थे ABCDEFG, ये सारी डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। अब बच्चों होगा क्या, मान लो ई को कोई मैसेज भेजना है, तो अच्छा इसकी बात करें एडवांटेज की, कॉस्ट कैसी होगी, सेम पिछले वाले की बात, कॉस्ट कम होगी कि नहीं, बोलिए भाई। Yes, sir. कॉस्ट कम होगी। हाँ। वायर्स कितनी, अगर वायर की बात करें तो कितनी वायर लगेंगी, एन, अगर डिवाइसेस है तो एन ही वायर लगेंगी। जैसे वहां पे n n-1/2 लग रही थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा वायर की कॉस्ट थी, इसमें कितनी वायर लगेंगी, सिर्फ एन वायर। ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, पहले हमारे घर में सबके लैंडलाइन फोन थे, है ना। तो ये है आपकी टेलीफोन एक्सचेंज। क्या है ये, टेलीफोन एक्सचेंज। और ये सब है आपके घर में हुए फोन। क्लियर हो रही है। अब Yes, sir. आकांक्षा आपको अगर फोन करना था, मान लीजिए ए फोन करना चाह रहा था ई को, तो पहले वो टूं 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 ऐसे बोलता था। तो वो क्या कर रहा है, वो पहले किस पे, एक्सचेंज पे कनेक्ट करता है। फिर एक्सचेंज देखता है कि कहाँ कनेक्ट करना चाह रहा है, ये उसको उस पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है, कर देता है। तो अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे जीई को कोई मैसेज भेजना चाहता है, क्या मैसेज आता है, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली बिजी ऑन अनदर कॉल, आ जाता है कि नहीं, क्योंकि इस पे ऑलरेडी डेटा ट्रांसफर हो रहा है। आई बात समझ में सबको। Yes, sir. तो यानी देखो कंजेशन तो यहाँ पे रहेगा, एक बार में एक ही भेज पाएगा, पहली चीज। अब आकांक्षा मान लीजिए आप, आंधी आई तूफान आया आपके घर की वायर पे, मतलब पहले ऐसा हो जाता था ना, आपका फोन ही खराब हो गया कई दिन, एक्सचेंज से सही करने हाँ आएंगे, जी। वायर खराब हो गई, क्या हो गया, पेड़ गिर गया, कुछ हो गया, कुछ भी ए टू जेड प्रॉब्लम। तो मान लीजिए ये वायर खराब हो गई, तो क्या इससे पूरा सिस्टम कनेक्ट बंद हो जाएगा, भाई बाकी नहीं। सब लोग तो एक दूसरे को कॉल कर पाएंगे ना। केवल अब सी ना तो किसी को उठाते तो इंगेज टोन आती है ना, टुंग, क्योंकि सी काम ही नहीं कर रहा है, तो ना तो सी के पास किसी की कॉल आएगी, ना सी किसी को कॉल कर सकता है। Yes, sir. आई बात समझ में। यानी एक के खत्म होने से कुछ पूरे एंटायर सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसीलिए देखो इससे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का क्वेश्चन कम बनता है, क्योंकि इसमें दो तरीके से बात है। अगर ये कहते हैं सेंट्रल हब फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, ये बात तो सही है। अगर टेलीफोन Yes, sir. एक्सचेंज ही हाँ खराब हो जी। जाए, कभी कभी ऐसा होता है ना, एक्सचेंज ही खराब हो गई, तो एक्सचेंज में कोई Yes. प्रॉब्लम चल रही है, तो अब किसी का भी फोन किसी को नहीं मिल रहा है, समझ में आई। तो वो Yes, sir. एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती थी। तो इसमें अगर हब फेल हो जाए तो सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। अदरवाइज इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है, कॉस्ट इसकी कम होती है। ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह उन चीजों का आप फिर उस टर्म्स में स्केलेबल है। अब देखो मान लो एक नए आदमी ने लैंडलाइन फोन खरीदा जेड ने, तो वो हाँ क्या जी। करेगा, जेड ने अपना सिस्टम लिया और जेड ने सीधी एक वायर से हब से कनेक्ट कर दिया, छुट्टी। तो स्केलेबल था ही, अच्छा है कि नहीं है। अब हाँ Yes, बच्चों sir. जी। ट्री को यहीं पे कर लेते हैं। ट्री में क्या है, इसी की एक्सटेंशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए आप कि सपोज ये यूपी का कहीं सर्वर है, ये यूपी का हब है, ठीक है, यूपी का हब हो गया। अब यूपी में कितने जिले हैं, मान लीजिए 72 है, कितने हैं या 80, जितने भी जिले हैं, हर जिले में मान लो एक अपने नेटवर्क हो गया। अब यूपी के बाद इसको आप मान लीजिए अलग अलग स्टेट का सब जगह होगा, फिर इंडिया का कहीं होगा, ऐसे करके जो पहले एक्सचेंज होती होंगी। अब मान लीजिए आपको फोन करना है, आप यूपी के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक शहर में रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट की कॉल किस पे जाती थी, आपकी मतलब सिटी के एक्सचेंज पे। सिटी के, अब मान लीजिए आपने कॉल यूपी से कहीं और मिलाई है, या मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिला है,
तो मान लीजिए मेन वाले पे जाएगा, मेन वाला इसको इस डिस्ट्रिक्ट पे ट्रांसफर करेगा, तब पर्टिकुलर उस सिटी में जाएगा, तब वहां से उसके सिस्टम कनेक्टेड है। ये बात समझ में आ पा रही है? हाँ तो इसमें क्या है, एक सेंट्रल हब है, मतलब अगर इसकी फिगर में छोटी कर दूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते थे, मान लीजिए ये हब था, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से ये कनेक्ट है इससे डायरेक्ट डिवाइसेस। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और हब कनेक्टेड है इससे, ऐसा भी हो सकता है। इस हब से ये डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक। यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई और हब कनेक्टेड है, इस हब से पर्टिकुलरली ये कनेक्टेड है। तो बच्चों अब इसमें होगा क्या, अगर ये पर्टिकुलर मान लीजिए इसको कोई मैसेज भेजना चाहता है, तो क्या होगा, इससे जाएगा इस हब पे, ये हब किसको भेजेगा, इस पे, और यहां से मैसेज जाएगा यहाँ पे, जाएगा कि नहीं, बोलिए। Yes, sir. ऐसे ही पूरा सिस्टम कम्युनिकेट करता है। ये एक एक्चुअली में देश में इसी तरीके से काम होता था जब टेलीफोन एक्सचेंजेस थी, ठीक है। अब भी ऐसे ही होता होगा, अभी भी तो वही है ना, एयरटेल वगैरह। अब सिर्फ वायरलेस हो गया, चीज तो वही चल रही है। हाँ अब भी सर. तो कनेक्शन से पहले टाइम लगता है, इंगेज टोन आते हैं, सारी चीजें सेम ही है, ठीक। तो अभी बच्चों देखो इसमें उससे फायदा क्या हो गया। अब मान लीजिए ये, मान लीजिए किसी एक सिटी का खराब हो गई टेलीफोन एक्सचेंज, तो पूरी पे थोड़ी इफेक्ट पड़ जाएगा, या पड़ जाएगा, No, sir. है ना, तो बाकी काम करते रहेंगे। अब इसमें भी कोई सेंटर अब होगा, वो फेल होगा तो सारे फेल होंगे। क्लियर हो गई? तो ट्री Yes, हो sir. गया। हाइब्रिड क्या है, किसी भी कनेक्शन को कर दो तो वो हाइब्रिड हो जाएगा, मतलब एक से ज्यादा कुछ यूज कर लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। क्लियर? और लास्ट आपका बचा कौन सा, बस टोपोलॉजी। अच्छा, बाकी इसलिए है ही नहीं, बाकी सारे इससे डिस्कस हो गए होंगे, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, चीज सेम ही मिलेगी, ठीक। बस टोपोलॉजी में बच्चों क्या है, एक मेन केबल है, मान लीजिए ये मेन केबल हो गई, है ना, इससे सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होता है ना। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो। जैसे घर से मान लो बिजली की तार थी, मान लीजिए बिजली की तार से आ रही है ना, हम सबके घर में, फिर जो मेन वायर चल रही है उससे तो हमारे घर में लाइट का कनेक्शन आता है, हेलो। Yes, तो ये sir. मेन वायर है, उस सबसे वो जा रहा है, तो ये मल्टी पॉइंट है ना, देखो मेन वायर तो एक ही चल रही है ना, उससे टैप और ड्रॉप लाइन के थ्रू हम स्टेशन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो बस टोपोलॉजी इकलौती कैसी है ना। बाकी सारे देखो, ऑल प्रोसीडिंग्स एग्जांपल्स डिस्क्राइब कर रहे थे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मगर बस टोपोलॉजी ऑन द अदर एंड इज मल्टी पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके पेपर के पर्सपेक्ट क्या इसमें स्केलेबिलिटी होती है, भाई मुझे एक और कनेक्ट करना है, कर हाँ लो कनेक्ट, क्या दिक्कत है, तो ये भी स्केलेबल ठीक है। मगर बच्चों क्या होता है, जब हम वायर पढ़ेंगे ना, तो हर वायर की मैसेज को सेंड करने की एक स्ट्रेंथ होती है, कि 50 मीटर तक भेज सकती है, 100 मीटर तक, 200 मीटर तक, तो वो वायर की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आगे जाने पे वो मैसेज लो होना शुरू हो जाता है, तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ रखा था डिस्टॉर्शन वाला, डिस्टॉर्शन क्या है ना, एटीन्यूएशन क्या होता है, ठीक, और आपकी नॉइज क्या होती है, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, सिग्नल लॉस होना शुरू हो जाएगा, मतलब जैसे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, पहले ऐसी स्ट्रेंथ से चला था, तो आगे आगे जाते जाते इसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, तो हम रिपीटर लगा देते हैं। रिपीटर का काम यही है, वापस को रीजनरेट करना सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये जब हम पढ़ेंगे, जब सारा सब्जेक्ट पढ़ लेता है ना, मतलब सारी चीजें कर लेता है, तो सब चीजें आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे अभी कहीं पे मान लो रिपीटर में बोलूंगा, आपको लगेगा पता नहीं रिपीटर क्या बोल रहे हैं सर, ये हब बोल रहे थे, अच्छा ये हब क्या हो गया। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा, वैसे वैसे आपको पूरा, मतलब फर्स्ट चैप्टर जैसे अब हम ओएसआई मॉडल पढ़ना है, बच्चों इस चैप्टर को पढ़ते ही पूरी नेटवर्क इसी के अंदर है। जब हम नेटवर्क खत्म कर लेंगे ना, ये लेयर मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा मिनिमाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। सारा का सारा मतलब जो हम थ्रू आउट डिस्कस करते हैं ना, वो सब ओएसआई मॉडल में ही है सब कुछ। तो इसको देखते हैं कल। फिलहाल के लिए अभी का मैं कोशिश करूंगा अभी डाल भी दूं,